सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शरद पांडे, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी, अटल बिहारी वाजपेयी आरोग्य संस्थान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। वंस एपिलेप्सी इज डायग्नोस्ड, जब मिर्गी की बीमारी का डायग्नोसिस हो जाता है किसी मरीज में, हमें क्या सावधानियां, प्रिकॉशन रखनी चाहिए। फर्स्टली, जैसे ही एपिलेप्सी डायग्नोस हो जाती है, सेकंड स्टेप में हमें डॉक्टर से रेगुलरली कंसल्ट करना चाहिए, और तीसरे स्टेप में उसके फॉलोअप में लगातार रहना चाहिए। क्योंकि एक बार जब एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी, जो कि विभिन्न डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है लाइक ईईजी, एमआरआई और डिफरेंट टेक्निक मॉडलिटी से डायग्नोस हो जाती है, उसके बाद मरीज को एक न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोसर्जन के लगातार फॉलोअप में रहना चाहिए, और उसे ये देखना चाहिए कि यह क्या ट्रिगरिंग फैक्टर है, किसकी वजह से मुझे इसके दौरे की बीमारी बार बार एक्सरेट होती है, ये हमें पहचानने की कोशिश करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे बच्चों में कॉमनली फीवर की वजह से होता है, बड़ों में एक्सेस अल्कोहल ऑफ इनटेक ऑफ अल्कोहल हो गया, लेक ऑफ स्लीप, से नींद नहीं पूरी हो पा रही है, या कोई मेडिकेशन है, या अन्य विभिन्न कारण है जिनकी वजह से, या एंजाइटी है जिसके कारण से, या मेडिकेशन कंटिन्यूसली नहीं ले रहे हैं, कंप्लायंस अच्छा नहीं है, तब भी ये मिर्गी की बीमारी एक्सरेट होती है। और अन्य किसी कारण से अगर हमें पता नहीं लग पा रहा है ट्रिगरिंग फैक्टर का, तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। कई बार एपिलेप्सी क्योरेबल भी होती है, इसलिए हमें न्यूरोसर्जन से भी संपर्क करना चाहिए और फिजिशियन से, ताकि अगर सर्जरिकल कॉज है तो इट कैन बी क्योर्ड, और इवन जो नंबर ऑफ मेडिकेशन है, डोज है, वो रिड्यूस की जा सकती है। अन्यथा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक कंटेजियस बीमारी नहीं है, ये छूने से नहीं फैलती है। ये मिर्गी की बीमारी में ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे हमारे हाथ पैरों में अबनॉर्मल मूवमेंट्स, कंपन वगैरह दिखाई देते हैं। और मिर्गी बहुत डिफरेंट टाइप्स की एपिलेप्सी होती है, जिससे हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मरीजों में अलग अलग तरह की एपिलेप्सी की बीमारी देखी गई है। और एपिलेप्सी, सामान्यतः जो एपिलेप्सी की मेडिसिन चलती है, उन्हें हमें उनके साइड इफेक्ट्स को भी जानना चाहिए। इसके लिए हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, जिससे कि जो जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, किस शेड्यूल से ले रहे हैं, दिन में एक बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं, रात को सोने से पहले ले रहे हैं, उसके क्या हमको साइड इफेक्ट हमारे शरीर में दिख रहे हैं, वो हमें डायरी में मेंटेन करके हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अन्य अन्य महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं, या जो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उनमें अगर एपिलेप्सी की बीमारी डायग्नोस होती है, तो हमें डॉक्टर से, न्यूरोफिशियन, न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेफ्टी हमें मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि नवजात शिशु में उसके साइड इफेक्ट या कंजेनिटल एनोमलीज के चांसेस ना रहे। ऐसी एक लोगों में भ्रांति रही है कि क्या ड्राइविंग कर सकते हैं, कि जिन लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी होती है, यह एक भ्रांति है, ड्राइविंग वो कर सकते हैं, बट एक बार लगभग 12 महीने तक एपिलेप्सी कंट्रोल रहे, तो ऐसे केसेस में ड्राइविंग कर सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करके वो बिल्कुल अपने जीवन की डेली एक्टिविटीज सुचारू रूप से कर सकते हैं। यह एक ऐसी बीमारी नहीं है जो क्योरेबल नहीं है, या ऐसी बीमारी नहीं है जिसके साथ मनुष्य नहीं अपनी एक्टिविटीज नहीं कर सकता है और सामान्य जीवन जी सकता है। और हमेशा अगर ड्रग के प्रति, मेडिसिन के प्रति कंप्लायंस अच्छी है, तो मरीज को दोबारा एपिलेप्सी एक बार कंट्रोल होने के बाद जागृत नहीं होती है। धन्यवाद।